नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की। वो आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ी हुई है। हमारी नौकरी, हमारी आमदनी, हमारा खर्च, हमारी गृहस्थी, हमारे बाल बच्चे, हम सब की जिंदगी देश की अर्थव्यवस्था, देश के अर्थव्यवस्था के इंजन से जुड़ी हुई है। और आज एक बड़ी खबर आई है। दूसरी तिमाही, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसे हम दूसरी तिमाही कहते हैं। हमारा जो नया साल होता है, वित्तीय साल जो होता है, वो अप्रैल से शुरू होता है। तो दूसरी तिमाही के विकास दर के आंकड़े आए हैं। और पिछली तिमाही में, पहली तिमाही में 23.9% का हमने गोता लगाया था। यह जबरदस्त गोता था। देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गोता हमने लगाया था। हम मंदी में आ गए थे। अब टेक्निकली हम दरअसल मंदी में आ गए हैं, क्योंकि दूसरी तिमाही का जो आंकड़ा आया है -7.5% हमारी विकास दर रही है। तो आप कहेंगे, आप कह रहे हैं अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ग्रोथ के इस इंजन में, देश की अर्थव्यवस्था के इंजन में ईंधन डलता दिख रहा है। तो जहां पहली तिमाही में 23.9% की विकास दर थी, इतना जबरदस्त गोता लगाया, अब वो 7.5% रह गया है। और ये जो अनुमान हम लगा रहे थे, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज अनुमान लगा रही थी कि विकास दर कितनी रहेगी। आरबीआई का अनुमान था 8.6% का गोता होगा, उससे बेहतर। मूडीज ने 10.6% के माइनस ग्रोथ रेट का आकलन किया था, तो उससे भी बेहतर है। केयर रेटिंग ने 9.9%, क्रिसिल ने 12%, इकरा ने 9.5% और एसबीआई रिसर्च ने 10.7% की डिप का अनुमान लगाया था, अंदेशा जाहिर किया था। तो -7.5%। और इसमें भी आपको यह देखना होगा, कंस्ट्रक्शन जहां 51.5% का गोता था, निर्माण कार्य बिल्कुल रुक गए थे, ठप पड़ गए थे, अब वहां पर गोता महज 8.6% का रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो लगभग 40% नीचे चली गई थी, अब वो पॉजिटिव में आ गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। माइनिंग 41.5% नीचे थी, अब वो 9% नीचे रह गई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, अभी भी इनको और ईंधन की दरकार है। 47.4% थे, अभी भी लगभग 16%। और फिर से देश के खेवनहार इस अर्थव्यवस्था को, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने वाला अगर कोई है तो वो है देश का किसान, देश का अन्नदाता। कृषि की विकास दर 3.4%, पिछली तिमाही में भी इतनी थी। तो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा गति पकड़ती दिख रही है, किसानों की वजह से है। लेकिन किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, पानी की बौछार की जा रही है। ठंड के मौसम में दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। उनकी बात अभी सुनने को कोई तैयार नहीं है। हालांकि 3 दिसंबर मुकर्रर की है कृषि मंत्री ने कि हम किसानों से बात करेंगे। वो 3 किसान जो कानून हैं उनके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ऐसी घेराबंदी, ऐसी नाकेबंदी कर दी गई है बॉर्डरों पर, मानो कोई बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है देश की राजधानी दिल्ली पर। ऐसी कड़ाई, ऐसी चौकसी, ऐसी एहतियात बरती जा रही है। और इन्हीं किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया भी है। यहां पर मैं एक और पहलू भी लेकर आऊंगा। अर्थव्यवस्था अभी भी माइनस में है। टेक्निकली हम रिसेशन में आ गए हैं, मंदी में। 2 तिमाही लगातार आप माइनस ग्रोथ रेट दिखाएं तो इसे रिसेशन कहते हैं, इसे मंदी कहते हैं। लेकिन जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया इंक, जो उद्योगपति हैं, लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 1.5 लाख करोड़। बड़ी बड़ी कंपनियों के मैं आंकड़े आपको बताने वाला हूं। इन्फोसिस 20% से ज्यादा मुनाफा। आईसीआईसीआई बैंक जो है 6 गुना उसका मुनाफा बढ़ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 8.6%। मारुति सुजुकी भी 1% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा रही है। एशियन पेंट्स में भी लगभग 1% की बढ़त। तो बड़ी कंपनियों में
मुनाफा कमाया जा रहा है। तो ये जो हम वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं, दरअसल क्या के शेप्ड रिकवरी हो रही है। ये के शेप जो नहीं जानते, वी शेप्ड गोता खाया तो उतना ही ऊपर आप चढ़ेंगे। तो कंपनियां तो फायदा दिखा रही हैं, आपको, मुझको, आम आदमी को भी फायदा हो रहा है। जेब में ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या, या अभी भी जेब कटी महसूस कर रहे हैं, हम ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। नौकरियां चली गई हैं लोगों की, तनख्वाहें कट गई हैं, बता भी नहीं सकते कि तनख्वाहें कट गई हैं, और संसाधन पहले ही सीमित थे और सीमित हो रहे हैं क्या। इसे के शेप्ड रिकवरी भी कहते हैं कि अमीर और अमीर हो गया और जो सामान्य आदमी है वो और नीचे चला गया, गरीब तो और गरीब हो गया। तो के शेप्ड रिकवरी भी हो रही है क्या, इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का बड़ा सवाल, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। यह सवाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, यह स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। आ गए क्या हम पटरी पर, और अर्थव्यवस्था को बचाने वाला किसान कब तक रहेगा परेशान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं और बेबाक राय रखते हैं और बहुत ही साफगोई से बोलते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये भी अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं। डॉक्टर अमर पटनायक नौकरशाह रह चुके हैं, अब राज्यसभा में सांसद हैं बीजू जनता दल के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जैन पैसिफिक रिम बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मास्टर शोराद सिंह किसान नेता मेरे साथ हैं, और सिद्धार्थ जराबी वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री और न्यूज विद जे के मैनेजिंग एडिटर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो गौरव वल्लभ बहुत दिनों से कह रहे थे अर्थव्यवस्था बैठ गई, डूब गई। ये तो अच्छी खबर आ रही है, गोता है, अभी भी -7.5% की विकास दर है, लेकिन तमाम जो आकलन थे, और वो चाहे आरबीआई के रहे हों, एसबीआई रिसर्च के रहे हों, वो इकरा, केयर रेटिंग, सभी आकलन अंदेशों से कहीं बेहतर चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था। पिछले क्वार्टर में बच्चे के अंक आए 0 से 24 नीचे, -24। अब आए 0 से 7.5 नीचे, और अगर इसको जश्न मनाने का आंकड़ा माना जाए तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। और मैं 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें कहूंगा। देखिए, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग 0.6%, तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो एक Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 है, इसका कंपैरिजन होता है Q2 ऑफ FY20, उसमें -0.6% था Q2 ऑफ पिछले Q2 ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर का, अब 0.6 हो गया, -0.6 पॉजिटिव 0.6 हो गया। क्या इसको रिकवरी कहते हैं? क्या इसको अर्थव्यवस्था पटरी पे आना कहते हैं? पिछले Q2 ऑफ पिछले साल 33.5 लाख करोड़ की जीडीपी थी, जो आज 33.25 लाख करोड़ की हो गई। और 2 आंकड़े देके अपनी बात खत्म करूंगा। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों निरंतर गिर रहा है। पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो Q1 की तुलना में भी नीचे गिर गया। Q1 में सरकार तो पैसा खर्च कर रही थी, अब -22.2% है पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बेरोजगारी की दर जो 22 नवंबर को वीक खत्म हुआ, सीएमआई का आंकड़ा कहता है पिछले 5 महीने की मैक्सिमम दर पे हम पहुंच गए। 7.8% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो अक्टूबर महीने में जो 8 कोर सेक्टर के जो कंपोनेंट्स आते हैं, अक्टूबर महीने में -2.5% है। हाँ, उसमें कोयला, सीमेंट और बिजली के अलावा हर जगह माइनस थी। जी, तो अब ये मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट अपने वर्स्ट पे जा रहा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं रहा, पब्लिक एक्सपेंडिचर Q1 की तुलना में नीचे गिर गया हो, फाइनेंस और रियल एस्टेट पिछले क्वार्टर की तुलना में और नीचे गिर गए हो, और आप इसको रिकवरी बोलते हैं, के-शेप बोलते हैं। पर बाकी देशों के साथ भी तो तुलना करनी होगी ना गौरव वल्लभ, बाकी देशों के साथ भी तो तुलना करोगे। यूके -9.6%, सिंगापुर -7%, फ्रांस -4.3%, जर्मनी -4%। तो और देशों से भी तो तुलना करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं अमेरिका और चीन से तुलना क्यों नहीं करूं?
चीन की +4.9%, अमेरिका की -2.9%। और कारण एक ही है संदीप जी, क्योंकि वहां की सरकारों ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, वहां की सरकारों ने लोगों के हाथ पे पैसा दिया जिससे कंजम्पशन नहीं बैठे। और आज क्या हो रहा है, हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर -22.2% पे जा पहुंचा है, जो Q1 पे +16.4% था। प्राइवेट कंजम्पशन -11.3% पर है। बेरोजगारी की दर पिछले 5 महीने के मैक्सिमम पे है। और आप कह रहे हैं कि रिकवरी, मुझे लगता है कि सरकार को इस आंकड़ेबाजी को खत्म करके ये बताना चाहिए देश को कि गवर्नमेंट खर्चा क्यों नहीं कर रही है। ये बताना चाहिए देश को कि क्यों। तो आप ये मानने को तैयार नहीं, जो अंदेशा, जो आकलन बाकी सारी रेटिंग एजेंसी लगा रही थी 10-12% माइनस का गोता होगा, वो 7.5% है, तो हम ठीक जा रहे हैं, ये आप मानने को तैयार नहीं? आपको संदीप जी, उसका कारण ये है कि Q2 ऑफ प्रीवियस ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 4% थी, 4.4%। हाँ। आप उसकी तुलना में कह रहे हो, अरे वो पिछले क्वार्टर में ही हम फेल ग्रेड थे, अब हम माइनस ग्रेड हो चुके हैं और आप वाहवाही ले रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार करना क्या चाहती है। उसको गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कम किया गया? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 23.9% का गोता था, अब वो महज 7.5% का गोता रह गया है। अपने आप में पॉजिटिव खबर है, लेकिन क्या ये आम आदमी के लिए भी पॉजिटिव है? जो मैं पॉलिटिकल बिकरिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं। क्या जो ये थोड़ी गति दिख रही है अर्थव्यवस्था में, इसका फायदा आपको, मुझको, आम लोग को भी हो रहा है क्या, या अभी उसके लिए इंतजार करना होगा? देखिए संदीप जी, डेटा से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। डेटा एक फायदे नुकसान का एक इंडिकेटर होता है। दूसरा, ये सारे जो डेटा हैं, सर्वे होते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड होती हैं और यह एक डायरेक्शन के लिए तो बिल्कुल ठीक है। उससे ज्यादा समझने के बाद ये गौरव वल्लभ जी उसकी चीड़-फाड़ करते रहेंगे। अगर 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ है तो नेगेटिव पॉइंट तो होंगे ही, तो गौरव वल्लभ जी उनकी लिस्ट निकाल देंगे। मैं जो 23.5 से ले 23.9 से लेके 7.5 रह गई तो उसके पॉजिटिव पॉइंट निकाल दूंगा, उससे नहीं होगा। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ वापस 3.4% पिछले क्वार्टर में भी थी, इस बार भी 3.5% के करीब है। यहाँ पे 60% से ऊपर की जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी में। इसका मतलब कि सरकार जो रूरल इकोनॉमी में बड़ा फंड इंफ्यूज कर रही है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और किसान आंदोलित है, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप पानी की बौछार कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं। इतना समय दिया, अब आपने नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं समय नहीं काट रहा हूं। मैं किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसानों ने इतना बड़ा योगदान दिया पिछली तिमाही में भी, इस तिमाही में उन्हें इनाम क्या मिला? लाठियां? नहीं, देखो, फिर किसानों की बात करनी है तो फिर इकोनॉमी के डेटा पे नहीं बात करते ना। नहीं, दोनों बात करूंगा मैं, बात कर रहे हैं। एक मिनट, तो पहले मैं इकोनॉमी पे बात कर दूं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, माइनिंग, होटल इंडस्ट्री, अक्रॉस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, यह सब पॉजिटिव साइड में है। वी शेप, आपने ग्राफ देखे होंगे, वी शेप्ड रिकवरी की हम बात कर रहे थे, जो एकदम डिप हो गया था कोविड की पेंडेमिक के कारण, उससे हम रिकवर कर रहे हैं, इतना ही हम कह रहे हैं। हम इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, हम बहुत नहीं, ये वी शेप रिकवरी हो रही है गोपाल बाबू, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी कहा, या ये के शेप रिकवरी हो रही है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब या तो वैसा का वैसा है या और बदतर हो गया। आम आदमी, मेरे जैसे आदमी, या तो वैसे ही है या और बदतर हो गए। नहीं, आप के शेप रिकवरी में कह रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अरे, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन की आप चिंता करना चाहते हो। पिछले बार के डेटा में आप मुझसे बातें कर रहे थे कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी रिकवर हुई, प्राइवेट नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट। अरे, प्राइवेट को प्रॉफिट होगा तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको प्राइवेट सेक्टर से ऐसी जलन और चिढ़ क्यों है? नहीं, कोई चिढ़ नहीं है। मेरा ये कहना है, वी शेप रिकवरी कर दो, के शेप में ना फंसाओ। आम आदमी की जेब में कुछ ना आए, ठन ठन गोपाल रहे वो गोपाल बाबू, और कॉर्पोरेट कमाए, वहां मुझे परेशानी होती है। वो कमाए, हम भी कमाए, कोई दिक्कत नहीं।
अरे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने 21 लाख करोड़ का पहले पैकेज दिया, उसके बाद भी और अनाउंस करते जा रहे हैं। लोन मिला है ना, वो तो लोन ले लो जी, लोन ले लो। आम आदमी की जेब में क्या पैसा आया? लोन तो सरकार ने, देखिए जो बजटरी एस्टिमेट है, अब आपको मुझसे ज्यादा पता है ना, 30 लाख करोड़ का जो बजट था उसमें से कितना खर्च किया है अभी तो खर्च ही नहीं कर रही सरकार, अपना पैसा खर्च कर रही है। या मैं आंकड़े बताऊं आपको? अभी सरकार कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही? पहले 1,92,000 करोड़ किया, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कृषि क्षेत्र में और सब में 1.5 लाख करोड़ का कृषि क्षेत्र में दिया, उसके बाद 1 लाख करोड़ का एफपीओ वगैरह के लिए पैसा दे रहे हैं, और जो उसके बाद मनरेगा में 60,000 करोड़ का पहले दिया, और ये जो फार्मा सेक्टर को पैसा दिया, जो उज्ज्वला योजना और ये जो घरों में मकान बनाने के लिए पैसा, इन सब पैसों से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब से गरीबों के हाथ पे तो पैसा दे रही है। या जो अभी जो पीडीएस के थ्रू जो अन्नदाता योजना के अंतर्गत सबको अनाज देने की बात है, नवंबर को एक्सटेंड करके आगे तक बढ़ा दिया, इतने महीनों से अनाज दे रहे हैं, मनरेगा में पैसा दे रहे हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए गोपाल बाबू। ये तो आप पैसा कि जी 5 किलो अनाज या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दी, ये उस पैसे की बात है। या जी लोन ले लो। सिद्धार्थ जराबी, मैं मंत्रालयों की, एक सेकंड सर, सिद्धार्थ जराबी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ जराबी, मैं सरकार कितना खर्च कर रही है उन आंकड़ों का मैं थोड़ा विश्लेषण कर रहा था। मैं वो सारे आंकड़े पढ़ रहा था 4-5 दिन पहले। तमाम सेक्टर्स में रूरल डेवलपमेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर जगह वो रोजगार को लेकर, आवास को लेकर, हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर, हर चीज में बजट में पैसे 30% से 40-45% बजटरी एलोकेशन का, बजटरी एस्टिमेट्स का अभी तक खर्च हो पाया है, जो दरअसल आपदा काल, संकट काल में ज्यादा होना चाहिए था। यही बेसिक कॉमन सेंस सिखाती है, या मैंने गलत सीखा है अर्थशास्त्र? नहीं, आपने गलत नहीं सीखा है, पर आंकड़ों को कई तरीकों से देखा जा सकता है। पहला जो आंकड़ा आपके इस प्रश्न पे मैं बोलना चाहूंगा कि आज फिस्कल डेफिसिट के भी टारगेट नंबर्स दिए गए हैं, और उसमें यह पता लग रहा है कि 120% जो साल का पूरा फिस्कल डेफिसिट था उसका 120% ऑलरेडी सरकार पहुंच चुकी है। यानी जितना बजटेड था उससे लगभग 1/5 20% ज्यादा खर्च हो चुका है। सो संदीप, हमें वो डेटा ओवरऑल नहीं, उसमें हमें जीएसटी और वो सारी चीजें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी ना, जो आपने एस्टिमेट लगाया था कि इतना पैसा आ जाएगा रेवेन्यूज में। जीएसटी अभी पिछले महीने की 1 लाख का आंकड़ा छुई है, नहीं तो वो 32,000 से और 90,000 के बीच में झूलती रही। देखिए, सरकार ने इस साल के बजट में जो पहले सोचा था फरवरी में, कुछ विभागों से या कुछ पर्पसेस से पैसा डाइवर्ट करके दूसरे पर्पसेस में लगाया है। बट मैं बार बार ये कहूंगा दैट वी हैव टू लुक एट ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो है, इसका ये मतलब है कि स्पेंडिंग का वॉल्यूम बढ़ा है। अब उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे हम डिबेट कर सकते हैं कि कहां दिया गया है, ये सत्य है। आम आदमी की जिंदगी देखिए, आपने कोरोना काल था, मजदूरों का पलायन भी हुआ, उनको रोजी रोटी देनी थी, वो बिल्कुल ठीक किया है सरकार ने, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं ये कह रहा हूं जो वो वी शेप्ड रिकवरी होती है ना, ये के शेप्ड रिकवरी तो नहीं हो रही कि आम आदमी, आम जनजीवन जीने वाला वो या तो वैसा का वैसा है या बदतर हो रहा है। पैसा कमाने वाले और पैसा कमा रहे हैं, अमीर और अमीर हो गए। 2008 के स्लोडाउन के बाद जो उस समय पे रेस्पॉन्स दिया गया था वो मिडिल क्लास रिलीफ प्रोग्राम था। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो रिलीफ दिया गया है, ये एक प्रकार से जो वंचित क्लास है एकदम जमीन के स्तर पे, उसके लिए एक पैकेज दी गई है। अब इसमें आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल डिबेट किया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं मिडिल क्लास, आम आदमी, नौकरी पेशे वाला, रोज कमाने वाला, उसके लिए अभी दिक्कत का सबब है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो प्राइवेट सेक्टर के हायर पेइंग जॉब्स में थे, उनके लिए शायद और एक्सपेक्टेशन है कि उनकी कुछ जरूरतों को पूरा किया जाए। बट उससे नीचे वाले तबके में हमें यह मानना पड़ेगा कि स्पेंडिंग बढ़ाई गई है। और ये जो नंबर है ना संदीप, एक नंबर आपके सामने रखना चाहूंगा। इंडिया सीक्वेंशियल बेसिस पे जीडीपी का कंपैरिजन नहीं करता है, हम पिछले क्वार्टर से करते हैं, पिछले वर्ष के। अगर वैसे कंपेयर करें
4.4 पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज से हम -7.5 आए हैं। बट अगर आप सीक्वेंशियल करें, टेक्निकल रिसेशन आपने कहा, सही कहा, बट अगर आप सीक्वेंशियली देखें Q1 से Q2 में हमने 68.61 यानी 69% का ग्रोथ रिबाउंड किया है। अगर इकोनॉमिकली हम डेटा एनालिसिस करें, और मैं गौरव जी की बात सुन रहा था और अपने साथी जी का भी सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता का, मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिबाउंड है, ये रिबाउंड आज की तारीख में दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रिबाउंड है। ये डेटा है, इस डेटा को हमने समझना पड़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं पे इसमें से अच्छे संकेत आ रहे हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट इतनी तेजी पकड़ा हुआ है। नहीं, स्टॉक मार्केट की बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं सिद्धार्थ। मैं यहां पर कतई इत्तेफाक नहीं रखता। वो खेल लिक्विडिटी का है, वो लिक्विडिटी प्ले है, नथिंग टू डू विद फंडामेंटल्स। आप बहुत यू आर द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट नहीं हूं, पर टोटल ना इत्तेफाकी है आपके विश्लेषण से। 69% से भी आप अग्री नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कि स्टॉक मार्केट इंडिकेटर है, कतई नहीं मानूंगा। नहीं, स्टॉक मार्केट की बात छोड़ दीजिए, मैंने जो आपको हाँ वो बात ठीक है अपनी जगह, स्टॉक मार्केट को मैं इंडिकेटर नहीं मानूंगा। दे रहा हूं कि इंडिया हैज डन द फास्टेस्ट रिबाउंड इन अ क्वार्टर एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। क्षमा करें, इसको आप हिंदी में मेरे से बेहतर ट्रांसलेट करें। नहीं, वो बात आपकी सही है, पर मैं स्टॉक मार्केट को कतई नहीं मानूंगा, और यहां पर दर्शकों को भी कहूंगा, वहां पर लिक्विडिटी प्ले हो रहा है, पैसा है, वो अपना निवेश कोई नई फैक्ट्री लगाने को और कुछ करने को कोई तैयार नहीं है, बाजार में लगा दो, और रोज नई खबर आ जाती है, एक नया रूमर शुरू होता है, और उसको लेकर बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं। गोपाल बाबू गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप मुस्कुराने लगे थे मेरी इस बात पर। इतना जो विदेशों से पैसा आ रहा है, हमारा रिजर्व इतना बढ़ रहा है, एफडीआई इतनी बढ़ रही है। अरे कोई पैसा लगाता है तो उसकी इकोनॉमी में विश्वास के कारण लगाता है ना, कोई आपको कह दे। आप देखिए, फिर आप एफडीआई के आंकड़े बताने लगेंगे, $35 बिलियन है, उसमें $14 बिलियन एक कंपनी को मिला हुआ है, तो उसके आंकड़े मत बताइए, मैं इसमें भी ऐतराज दर्ज करूंगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो 500। हाँ, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कही, एफडीआई की बात मत बताइए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो ऑल टाइम हाई है। हमारे पास आज इतना रिजर्व हो रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है, इतने रिजर्व्स हैं। एक मिनट, अरुण जैन है ना इस बात के एक्सपर्ट, इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $565 बिलियन, मतलब लाखों करोड़ों में कैलकुलेशन करने लगूं, मेरे व्यूअर्स का दिमाग भी सन्ना जाएगा। वो पैसा लग रहा है क्या अरुण जैन? इन्वेस्टमेंट होने लगी, निवेश होने लगा? संदीप जी, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बात आप घुमा फिरा के बार बार बोल रहे हो कि ये वी शेप रिकवरी है या के शेप रिकवरी है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि हुआ क्या है इस दौरान, अप्रैल से लेके और सितंबर तक हमने देखा है कि जितनी भी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके प्रॉफिट बढ़े हैं, और इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई इसको दो राय नहीं कह सकता। लेकिन हुआ क्या है, ये आपको मैं एक रिसर्च जो हमने करवाई, जिसके अंदर 32 रिसर्च एनालिस्टों ने मिलकर ये किया था, उसका निचोड़ बता रहा हूं। हुआ क्या है कि जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर था, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था, और पेंडेमिक के टाइम के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां था वो सस्टेन कर गई मैन्युफैक्चरिंग को और अपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को। जो मध्यम और छोटे उद्योगपति थे या उद्योग चलाने वाले थे, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो एंड एसएमई सेक्टर, वो लोग बैठ गए। क्योंकि आपने अगर रूल लगा दिया कि 50% आपकी लेबर फोर्स के साथ काम करो, या उसकी सप्लाई चेन टूट गई, उसका कैश फ्लो टूट गया, तो वो काम नहीं कर पाया, उसका व्यापार खत्म हो गया। और वो 80% है इस देश का, जबकि 20% जो 20% ऑर्गेनाइज सेक्टर में था, उसने 20% ये सारी जो डिमांड थी, जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, वो कैप्चर कर ली। और वो कैप्चर करने के बाद उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अनाप शनाप बढ़ गई है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे वो उसको डिमांड को जो फुलफिल करते थे वो बाजार से तो छोटा कारोबारी, छोटे उद्योगपति बैठ गए बड़ों वालों की बल्ले बल्ले। उसकी वजह से आपके जीएसटी के नंबर, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहे हैं मेजरली, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपने देखा जीएसटी भी 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गया, जबकि हर व्यापारी
चाहे वो छोटा दुकानदार हो या मझोला उद्योगपति हो, वो आपके पास रोता है। आप एक उद्योगपति बता दो, छोटा या मझोला, जो आपको आके कहता हो कि नहीं जी मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। और बड़े उद्योगपतियों की भी बात कर लें, देखिए, क्योंकि ये रोजगार से, नौकरियों से, आम आदमी से जुड़ा होता है। जब भी ये जो गोपाल बाबू कह रहे हैं, अरुण जैन, कि देखिए फॉरेक्स रिजर्व $565 बिलियन हो गया, इतने फॉरेक्स रिजर्व्स कब थे हमारे पास, तो उसका तो निवेश होना चाहिए, फिर तो नए प्लांट लगने चाहिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़नी चाहिए। वो हो रही है क्या? उसका मैं जवाब देता हूं आपको। इसके अंदर अकेले नवंबर के अंदर 1 नवंबर से लेके और आज 25-26 नवंबर है, तो उसके अंदर करीब हिंदुस्तान के अंदर 57,000 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर आया है। लेकिन ये मेजरली जो पैसा आया है ये हॉट मनी है। इसके अंदर हॉट मनी जो हम बोलते हैं, हॉट मनी का मतलब है लिक्विडिटी तो पंप हो गई आपके सिस्टम। हाँ, वो पैसा आया, वो कभी भी फुर्र हो सकता है, कब वापस चला जाएगा आपको मालूम नहीं। इसी वजह से जो अभी जराबी साहब बोल रहे थे, स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है और आपके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्योंकि डॉलर आए हैं, तो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 74 रुपए से ऊपर बढ़ नहीं रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, ठीक है डॉक्टर अमर पटनायक, देखिए हर चीज को हम सेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास क्या कह रहे हैं कि हाँ, हमने जैसी उम्मीद थी उससे बेहतर किया है। आरबीआई का भी जो आंकड़ा था, आरबीआई ने जो आकलन किया था 8.6% के गोते का, वो 7.5% आया है कि अच्छा हुआ है। लेकिन शक्तिकांत दास कहते हैं कि आगे के लिए भी अभी अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना की सेकेंड वेव भी आ रही है और अभी जो ये त्योहारों का सीजन था तो एक डिमांड पुश भी मिल रहा था। हालांकि ये सितंबर तक के आंकड़े हैं, त्योहार शुरू हुए नवंबर में, अभी हमें दिसंबर के बाद देखना होगा ये मोमेंटम बना रहता है या नहीं। तो मतलब अर्ली सेलिब्रेशन ना करें हम दरअसल। हाँ जी, आरबीआई गवर्नर साहब जो बोले, मैं तो उसमें कंप्लीट पूर्ण सहमत हूं। इसलिए कि अभी जो ग्रोथ वी शेप्ड रिकवरी आप कह रहे हो, उसमें एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पेंट अप डिमांड जो था लॉकडाउन के वजह से, डिमांड का जो डिप्रेशन था और पेंट अप डिमांड जो था, वो एक्चुअली ट्रांसलेट हुआ है। ये सस्टेन करेगा कि नहीं, सस्टेन एक्चुअली Q3 में भी जो आप कह रहे थे कि जो फेस्टिवल्स के वजह से शायद Q3 में सस्टेन कर जाए, Q4 में रहेगा कि नहीं, उसके लिए हम लोगों को सजाग रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, उसमें कोई रिकवरी नहीं हुआ है। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर वीकली नवंबर 22 तक 7.8%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 39.3%। और एम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉल हुआ है 36.24%। इसका मतलब लेबर मार्केट इज स्टिल वेरी वीक। इसलिए आप जो कह रहे हो, वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, अभी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आप जो के शेप का कह रहे हो, मुझे लगता है कि उसमें कोई दम है, अनलेस वी आर केयरफुल। तो ये जो पेंट अप डिमांड था और जो इन्वेंट्री था, उसमें वो जो बड़े बड़े कंपनी है वो उसमें मैनेज करके, सप्लाई चेन को भी मैनेज करके, वो तो ठीक है। लेकिन वही आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ गया है, अपने कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीमेंट बढ़ा है, मैं उसमें दुमत नहीं हूं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर 93% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, वो उनका पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, आप ये कह सकते हो उसमें से कुछ लोग एनआरजीएस में, एमजीएनआरजीएस में एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट किए हैं, हाँ, और इसलिए मनरेगा में, हाँ। लेकिन जब वो स्टेबलाइज कर जाएगा और वो लोग चले जाएंगे फिर जहां पे काम करते थे, तब खुद देखना पड़ेगा कि कैसा सिचुएशन है। और भी एक अहम बात मैं आपको बता देता हूं, Q2 2019-20 में 4.4% पॉजिटिव जी, ये बहुत कुछ अच्छा नहीं था। 2018-19 के हिसाब से वो 1% कम था। ऑलरेडी पैंडेमिक से पहले इकोनॉमिक का सिचुएशन स्ट्रक्चरली, आज तिमाही हम लगातार 6.8 से गिरते गिरते 3.1 पर आ गए थे। हाँ, इसलिए अभी हमको सेलिब्रेशन करना, तो 1% वी शुड नॉट बी एब्सोल्युटली नॉन कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट, नंबर 1। और नंबर 2, पैंडेमिक का जो कह रहे हैं, पैंडेमिक का सेकेंड वेव या थर्ड वेव में फिर कुछ स्टेट्स में तो लॉकडाउन ऑलरेडी, तो अभी हमें अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है। क्विक पॉइंट आप रिबटल देना चाह रहे थे सिद्धार्थ, उसके बाद शरद कोहली। देखिए, मैं मार्केट्स को इस सारी कॉन्वर्सेशन में कंफ्यूज, अब इसको मिक्स ना करें। एक पॉइंट जो हमें जीडीपी के लिए समझना पड़ेगा
कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट संदीप बोला कि जो नवंबर में त्योहार थे और हमने जो इस बारी नवंबर में त्योहार को लेके मार्केट्स को देखा है, मैं भविष्यवाणी नहीं बट एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूंगा कि ये वाला जो थर्ड क्वार्टर है ये डेफिनेटली सेकंड क्वार्टर से बेटर परफॉर्म बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब है कि चौथे क्वार्टर तक अगर कोई बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस फिर से लॉकडाउन की नहीं लगे तो हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा सुधार होगा। बट जो विषय एक बहुत बड़ा आता है कि अभी हम अपने घाटे को ही पूरा कर रहे हैं। हाँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम लगेगा। और ये मतलब है एक बड़ी आसान भाषा में, 1 मिनट शरद कोहली को लीजिए स्क्रीन पर, आसान भाषा में मैं दर्शकों आपको समझा दूं कि फर्ज कीजिए आप 10% गिर गए, 100 रुपए की आपकी वक़्त है, 10% गिर गए तो आप 90 पर आ गए, और फिर आप कहने लगे जी अब 8% में चढ़ गया तो 98 पे ही आए। तो यहां पर गिरते हो तो चढ़ने के लिए उससे ज्यादा चढ़ना पड़ता है। तो ये आंकड़े थोड़े से आपको समझने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल शरद कोहली बड़ा सीधा और सरल है। ये जो आंकड़ेबाजी में ना आप बताइए जी हम 23.9% से गिर रहे थे, अब सिर्फ 7.5% से गिर रहे हैं, वी आर बैक ऑन ट्रैक, वी शेप रिकवरी होने वाली है। आम आदमी को क्या मिला है? आम आदमी की भी वी शेप रिकवरी हो रही है क्या? आम आदमी के हालचाल क्या हैं? आप जाने माने सीए भी हैं, आप बुक्स भी देखते हैं। आम आदमी को कुछ हासिल हो रहा है या आम आदमी अभी परेशान है? ये आंकड़े बस आंकड़े देखता रहे। देखिए, आम आदमी को हम 2-3 श्रेणी में डाल देते हैं। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि करीब 80 से 85 से 90% इस यहाँ का जॉब वर्क फोर्स है। उसके अलावा बाकी है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। जिन कंपनीज की संदीप आप बात कर रहे थे, आपने कुछ कंपनीज के नाम भी लिए, उनका प्रॉफिट वाकई बढ़ा है। पर अगर आप, क्योंकि कंपनीज हम सारी लिस्टेड कंपनीज की बात करें, अगर आप निफ्टी की 500 कंपनीज लेंगे तो उसमें से ज्यादातर कंपनीज अभी घाटे में। कुछ कंपनीज थी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी हुई, एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई, जिन्होंने प्रॉफिट अच्छा दिखाया क्योंकि उन पर लॉकडाउन का उल्टा असर पड़ा, उनका काम उल्टा बढ़ गया। तो उन कंपनीज में संदीप जो काम करने वाले लोग थे उनको फायदा जरूर हुआ है। पर यह देश अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बना हुआ है, यहां पर ज्यादातर वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज है। तो आपने जिस के सेक्टर, के शेप रिकवरी की बात करी, वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ, कुछ लोग बिल्कुल गड्ढे में चले गए, और ये रिकवरी भी इसी प्रकार यही शक्ल दिखा रही है। नहीं, बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है ना। मेरे सामने कल ही कुछ कंपनीज आई जिन्होंने जो पे कट हाँ, बोलिए, पहले जारी रोजगारी है, पर रोजगारी अगर आज 8% के आसपास संदीप आ गई है, यही रोजगारी एक समय 28% पहुंच गई थी जब लॉकडाउन था। मुझे याद है, मैं आप ही के साथ था। 28% तक पहुंची हुई बेरोजगारी आज 8% तक। इसका मतलब कि जो अर्थव्यवस्था चालू हो रही है, लोगों की नौकरियां धीरे से ही वापस मिल रही हैं। पर हां, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं निरंतर ये कहता रहूंगा, मैं आज भी कहूंगा कि जब तक सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाएगी, आपको यहां पर बेरोजगारी की या रोजी रोटी की चिंता हमेशा और हमेशा बनी रहेगी। जहां तक संदीप नेगेटिव ग्रोथ का बात है, देखिए, पूरे आपने कुछ देशों के नाम गिराए, मेरे पास और भी 10-15 देशों के नाम है। चाइना और अमेरिका को हम छोड़ देते हैं कि अमेरिका ने हर व्यक्ति के जेब में $600 डाले हैं हफ्ते के, उसका असर है। चाइना अपने नंबर झूठ बोलता है, वहां से सही नंबर नहीं निकल के आते। बाकी सभी एक कश्ती में सवार है संदीप, इस टाइम सबका नेगेटिव है। किसी की -6 है तो किसी की -4 है। ये माइनस पूरी दुनिया पे इस टाइम छाया हुआ है। तो मैं समझता हूं ये जश्न मनाने का समय नहीं है। पर अच्छी बात यह है, जश्न मनाने का समय नहीं है। लेकिन मैं एक मिनट गोपाल बाबू, अभी मैं किसानों की बात पर भी आ रहा हूं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है ना। ये फिर जो आंकड़ों में हम घुस जाते हैं, अब शरद कह रहे हैं कि जी 28% भी थी बेरोजगारी, अब 7.8% पर आ गई। पर दरअसल जो लोगों को नौकरियां वापस भी या दिहाड़ी वापस मिल रही है, दिहाड़ी मजदूरों 14 करोड़ के करीब नौकरियां चली गई थी ना, 10-11 करोड़ वापस आ गई। पर जो दिहाड़ी मजदूर 20-25 हजार रुपए कमा रहा था, वो 8-10 हजार या 5-7 हजार पे भी काम कर रहा है, पर वो दर्ज हो गया कि उसकी दिहाड़ी वापस आ गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। बेरोजगारी एक समस्या है ना, जिसे एड्रेस करना होगा अभी। बिल्कुल संदीप जी, मैं 2 बातें यहां कहना चाहता हूं कि हम ना कोई जश्न मना रहे हैं
इस बात का कि हमारी इकोनॉमी एकदम सुधर गई और हम बहुत अच्छे हो गए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के जो इफेक्ट है, एफर्ट्स हैं, वह उससे डायरेक्शन इकोनॉमी की रिकवरी की तरफ सही है, उसका एक इंडिकेटर है। दूसरी बात, एक आपने सीए ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि मनरेगा की डिमांड कम हो गई है। देखिए, जब नौकरी गई तो हमने बहुत ज्यादा फंड एलोकेशन मनरेगा में पंचायत के थ्रू किया और जो पीडीएस के थ्रू राशन देने का काम किया। तो हम लोग हर सेक्टर को जहां जिसकी जरूरत है उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, फेयर पॉइंट। अब गोपाल बाबू, अब एक मिनट, देश के किसान, एक मिनट, अभी 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, प्लीज लीजिए। आप अनऑर्गेनाइज, ये डिजिटल पेमेंट का इतना बड़ा बढ़ोतरी क्यों हुई है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोशिश कर रहे थे कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले, फॉर्मल इकोनॉमी में चले। तो अच्छा है ना, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ। अभी उस पर वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब कम से कम देश के अन्नदाता को 10 मिनट हम इस डिबेट के दे दें। आपने खुद माना गोपाल बाबू, 3.4%, ये जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता दिख रहा है, अन्नदाता की अहम कंट्रीब्यूशन है, अहम योगदान है, पहली तिमाही में भी, दूसरी तिमाही में भी। पर वो आज भी सड़कों पर है, आज भी वो आंदोलित है। देखिए, मतलब किसान को क्या इनाम मिल रहा है देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का? इनाम क्या लाठियां हैं? नहीं संदीप जी, यह तो आपको बिल्कुल, आपने सही बात करी। यह जो अगर 20 साल का मेरा इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप सब एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कहते थे कि हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इवन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो यहां तक था कि एपीएमसी को डिसमेंटल करेंगे। हमने वो नहीं माना, लेकिन हमने ऑल्टरनेटिव मार्केट मैकेनिज्म किसानों से बात की। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसानों से किसी ने बात की है कि किसान क्या चाहता है? आपने यहां बैठकर तय कर लिया किसान के लिए ये बढ़िया और यही बढ़िया रहेगा। नहीं, किसान आज आंदोलन कर रहा है। यह तो ऑर्डिनेंस 6-8 महीने पहले आ गए थे। 6-8 महीने से तो ये ऑर्डिनेंस चल रहे हैं। तो ये 6-8 महीने नहीं, जून में आया था। हाँ, जून से आया, जून से जो आया, तो ऑर्डिनेंस तो पहले आ गया था। तो आज क्यों किसान कह रहे हैं? यह तो कांग्रेस की उनको भड़काने वाली और गलत। ठीक है मास्टर स्वराज, अब 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूं अमर आपके पास भी। आपको कांग्रेस भड़का रही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और मेरा सबसे लास्ट में समय आया तो मुझे पूरी बात कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। आज देश जो काम कर रहा है, 3 के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़े राजनेता, सबसे बड़े अधिकारी और सबसे बड़े पूंजीपति। और देश के लिए कोई काम कर रहा है तो वो है देश का जवान और देश का किसान। देश का जवान कभी मैदान नहीं छोड़ता, और देश का किसान कितना ही घाटे की खेती हो अपने खेती को नहीं छोड़ता। राजनेता को टिकट ना मिले, वो मिल रही है ये टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। राजनेता को टिकट ना मिले पार्टी छोड़ देता है, और सरमाएदार को बिजनेस में लाभ ना हो तो वो बिजनेस बदल देता है। अधिकारी को अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो अच्छी नौकरी, चाहे किसान को उसका एमएसपी का मूल्य ना मिले, चाहे बीमा कंपनी उसको लाभ ना दे, चाहे उसको शिक्षा ना मिले, चाहे उसको स्वास्थ्य ना मिले, चाहे उसको समय पे खाद बीज पानी ना मिले, दवाई ना मिले, चाहे उसको कोई भी चीज ना मिले, लेकिन किसान ने खेती को नहीं छोड़ा। जवान बॉर्डर पे डटा रहा, देश सुरक्षित है। किसान ने घाटे में भी जी तोड़ करके काम किया, इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो आधार और बेस है वो कृषि है। देश की कांग्रेस भड़का रही है, बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं। सुन लो मेरी बात। देश की जो रीढ़ रज्जु है वो किसान है। हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। घाटे में भी वो कृषि की खेती कर रहा है। किसान कभी अपने लिए जिया नहीं, देश के लिए जिया। किसान अपनी सही ढंग से आवाज उठाना नहीं। अब आरोप पर आइए, अगर उसने आवाज उठाई, कांग्रेस भड़का रही है, बीजेपी है राजनीतिक अमली जामा पहना दिया गया। मध्य प्रदेश में 6 किसान शहीद हुए तो वही कांग्रेस करा रही है। किसान अपनी आवाज उठा रहा है, पूरा देश दिल्ली की तरफ क्यों नहीं आ रहा है? जब तुम 2 प्रांत नहीं झेल सकते, अगर पूरा देश दिल्ली की तरफ चल जाएगा तो क्या होगा? किसान ने कोविड-19 में भी ब्रेक डाउन नहीं किया, खेत में काम किया 24 घंटे। यही कारण है कि आज जीडीपी ऊपर उभर के आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसान ने कभी भी अपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आय दोगुनी हो जाएगी आपकी 2022 तो रही है। किसान पे लाठी चल रही है, 15 डिग्री टेम्परेचर में पानी की फुहार चल रही है, आंसू गैस के गोला छोड़े जा रहे हैं। जब भी किसान ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, जब भी उसके ऊपर बल प्रयोग किया गया है। किसान को दिल्ली में अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं। आरएसएस की रैली
होती है तो करोड़ों गाड़ी दिल्ली में पहुंच जाती है, पिछले वर्ष गए। और किसान जाता है तो दिल्ली जाम हो जाती है, कोविड-19 खा जाता है। मुझे तो लगता है नहीं, ऐसा लग रहा है आतंकी आ रहे हैं, बॉर्डर ऐसे सील कर दिए गए, चढ़ाई हो रही है। हाँ। ये अपने देश का अन्नदाता है ही नहीं जो सबका पेट भरता है। जो पर सरकार कह रही है 3 तारीख को बात करेंगे। अरे अब तक क्या नानी के जा रहे हैं 3 तारीख के? या ये देश में नहीं है क्या? ये दिल्ली में बैठे नहीं है कृषि मंत्री? कौन से काम में उलझे हुए हैं जो 3 तारीख को बात करेंगे? ये कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ नए कृषि कानून के लाभ समझाएंगे। हमारी बात तो सुनते ही नहीं, अपने जो कृषि कानून लाते हैं उसका लाभ समझाते हैं। पहले भी वार्ता बुलाई, कृषि मंत्री हट गए, सचिव को भेज दिया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, बस इस कानून से ये लाभ है, इस कानून से ये लाभ है। एक मिनट डॉक्टर अमर पटनायक, मतलब यहां पर एक वो अजीबोगरीब बात हो रही है। किसानों से बात की है क्या किसी ने? किसानों को फायदा इस तरीके से मिलेगा ये तय कर लिया, दिल्ली में बैठे बैठे एसी कमरों में किसानों से बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं भैया हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए। ये अजीबोगरीब सा एक परिप्रेक्ष्य उभरकर सामने आ रहा है। संदीप जी आप पूरा ठीक बोले। मेरा जो ब्यूरोक्रेटिक करियर में डायरेक्टर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग था वो समय 5 साल, मैं आपको कह सकता हूं कि ये ठीक कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को याद रखना होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर का टोटल 76% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, क्षुद्र नाम मात्र चाषी कृषक हैं, और 86% वो होल्ड करते हैं फ्रैगमेंटेड, बहुत छोटे छोटे हैं। उनको कौन इंश्योर करेगा प्राइस फार्म रेट में जब ये पूरा फ्री कर देंगे? एग्रीकल्चर एपीएमसी को पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कर दो, ये आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। अमर पटनायक गलत कह रहा हूं मैं? खाली पैडी में नहीं, कहां मिलेगा वो फार्म रेट में? कौन इंश्योर करेगा उसको? आपको तो पूरे एपीएमसी से निकाल दिया, इसलिए हमने उसको ऑब्जेक्ट किया। हम लोगों ने बोला उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए, फार्मर के साथ पहले बात करना चाहिए, नॉट बाद में। हाँ, यहाँ फार्मर से बात नहीं कर रहा, आपस में ही तय हो गया कि यही रास्ता है। पर आप भड़का रहे हैं क्या? गौरव वल्लभ, ये लगातार एक सेकंड, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। गौरव वल्लभ कांग्रेस के किसान हैं, अब किसान भी पार्टियों के हो गए हैं यहाँ पर, अब जवान बच गए इस देश में, उनका भी नंबर आने वाला है कि ये बीजेपी का किसान है, ये कांग्रेस का किसान, ये आपके किसान आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के प्रवक्ता का, जिन्होंने कहा कांग्रेस के किसान हैं, और कांग्रेस के किसानों ने देश में 3.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ दी। क्या है संदीप जी, अगर स्टूडेंट्स कोई आंदोलन करे तो उनको नाम दे दो टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर पढ़े लिखे लोग आंदोलन करे अपनी मांग के लिए उनको दे दो अर्बन नक्सल, अगर महिलाएं कोई आंदोलन करे तो उनको बोल दो पाकिस्तानी है, अगर आदिवासी कोई आंदोलन करो तो उनको बोल दो नक्सली है, अगर विपक्षी पार्टियां कोई आंदोलन करे तो बोल दो देशद्रोही है। समस्या ये है, मेरे सामने ये तीनों ऑर्डिनेंस पड़े हैं, इसके कौन से पेज पे कौन से क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि अगर सूट बूट वाला दोस्त एमएसपी नहीं दे तो कहां जाना है किसान को, कहां मिलेगी, और जो सरकार का सूट बूट वाला दोस्त अगर एमएसपी नहीं दे रहा है तो उसको कितने महीनों की, कितने सालों की जेल होगी और उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। इतनी सी बात है। आपने अभी ए शेप, यू शेप, रिकवरी की वी शेप की बात करी, मैंने बैठे बैठे एक ग्राफ बनाया, ये एल शेप है। मैं पिछले 11 क्वार्टर का जीडीपी इस कागज पे मैंने ड्रॉ किया है संदीप जी, ये एल शेप है, -23.9 पे आगे और अब -7.5% के आप तालियां बजवा रहे हो देश से। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत ही सीधा सवाल है, मुझे उसका उत्तर दिलवा दीजिए। दोनों भाजपा के प्रवक्ता और जो बीजू जनता दल के हमारे साथी बैठे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 5 महीनों के न्यूनतम लेवल पर 22 नवंबर को आके पहुंची है। क्या इसको हम रिकवरी माने? क्या जो बेरोजगारी की दर 5 महीने के न्यूनतम 7.8% पर आ गई है, क्या इसको रिकवरी माना जा सकता है क्या? मुझे तो इतनी सी बात बता दो, अगर ये रिकवरी है तो मुझे लगता है मेरा और देश के हजारों लोगों का अर्थशास्त्र का। ठीक है, मैं किसान वाली बात पर अभी टिका हुआ हूं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं शिवराज जी। गोपाल बाबू, आप कहते हैं कांग्रेस के किसान हैं, गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि जो उतरे मैदान में, स्टूडेंट उतरे तो टुकड़े टुकड़े गैंग, पढ़ा लिखा उतरे तो अर्बन नक्सल, औरतें उतरे तो पाकिस्तानी, ट्राइबल उतरे तो नक्सली, मतलब जो आपसे, आपकी बात से इत्तेफाक ना रखे वो देशद्रोही।
ये नया नैरेटिव है क्या बीजेपी का? नहीं संदीप जी, अगर पूरे आप देखिए कितने लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो कहाँ के, वो पंजाब के। पंजाब में प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे ऑलरेडी चालू हो गया। पिछले साल से कल तक 20% पिछले साल से एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट हुआ है। मतलब उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो पंजाब के किसान है। आपको बात करने की बात है तो मैंने आपको बताया कि जून में ये ऑर्डिनेंस आया था। हाँ। और 20 साल से ये चर्चा हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक में लिखा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया कि बात नहीं हुई। अरे बात कैसे नहीं हुई बजट में? अच्छा वो गलत, वो ऐसे ही छोड़ दिया। मंत्री पद छोड़ता है कोई इस देश में? सरकार का हिस्सा नहीं बना रहना चाहेगा? नहीं संदीप जी, जब लड़ाई तो सत्ता की है पूरे देश में। तो जब जून में ये ऑर्डिनेंस आए थे तब बोलना चाहिए ना, बात नहीं हुई। अच्छा। अब आप दिसंबर में, अभी नवंबर के एंड में बोल रहे हो, अक्टूबर में बोल रहे हो कि बात नहीं हुई, जून में नहीं बात किया। आपने पहले बात क्यों नहीं की मास्टर स्वराज? आखिरी बस 1 मिनट 1 सेकंड। छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री, 1 मिनट मास्टर स्वराज स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के एरिया में जहां से कृषि मंत्री चुनाव लड़ता है, एक किसान ने भी आत्महत्या की अभी 10 दिन पहले। 2 किसान हमारे, नहीं वो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश कृषि मंत्री, और 2 किसान हमारे अभी यहाँ शहीद हो गए इस आंदोलन में। नहीं यहाँ पर गोपाल बाबू कह रहे हैं आपने बात क्यों नहीं की? अध्यादेश भी आया था तब क्यों नहीं अपना? करने को तैयार है, हमसे ये समझाते हैं अपनी नहीं बात। तब आंदोलन क्यों नहीं किया? कौन सा आंदोलन नहीं किया? जून में क्यों नहीं किया? बजट आया उसी दिन से हर कलेक्ट्रेट पे, हर तहसील पे महामहिम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो कोविड का ये वो लगा देते हैं या कोविड फैल जाएगा। अगर अपने अपने प्रदेश से क्या कब से आंदोलन नहीं हो रहा? रेल रोकी गई, सड़क रोकी गई, हर कलेक्ट्रेट पे आंदोलन किया गया, ज्ञापन दिए गए। वो किसको दिखाई नहीं देता? आंदोलन वो दिखाई देता है जब आदमी मर मार पे आ जाता है। वो आपको भी दिखाई नहीं देता। हम शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट से महामहिम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हैं तो उसको कोई चैनल पे दिखाता है? आज किसान पे पानी की फुहार छूटी है तो किसान चैनल पे आया है। अगर हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता। तो किसान 2 महीने से बराबर विरोध हो रहा है, बराबर विरोध हो रहा है, हर संगठन विरोध कर रहा है। ठीक है, और बातचीत नहीं हो रही है, ये बात तो सामने भी आ चुकी है। सचिव को सामने बिठा दिया गया, मंत्री के पास वक्त नहीं था किसानों से बात करने के लिए। तो मोटी बात यह है, अर्थव्यवस्था थोड़ी गति पकड़ती दिख रही है लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं है। बेरोजगारी अभी एक समस्या है और किसान तो परेशान है ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।